हाय, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राकेश गवालरे और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं दिसंबर 2020 का महाराष्ट्र विशेष करंट अफेयर, महाराष्ट्र स्पेसिफिक, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। पहला, राज्य सेवा के लिए यानी स्टेट पीसीएस के लिए। दूसरा, पुलिस भर्ती। तीसरा, तलाठी एग्जाम के लिए। और जो भी महाराष्ट्र स्पेसिफिक एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। भारतीय स्टेट बैंक रिसर्च मींस एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो रिसर्च एक टीम है उसके द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार कोरोना महामारी के प्रबंधन में राज्यों की सूची में सबसे ऊपर कौन से राज्य रहे। तो पहला है संयुक्त रूप से उत्तर पूर्वी राज्य मींस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। दूसरा महाराष्ट्र। तीसरा तमिलनाडु या फिर दिल्ली। तो इसका आंसर है उत्तर पूर्वी राज्य, संयुक्त रूप से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। आपको पता होना चाहिए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स कितने हैं। 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, उनको बोला जाता है क्या, 7 सिस्टर स्टेट्स। और एक उनका ब्रदर माना जाता है सिक्किम। सिक्किम एक क्या माना जाता है, इनका ब्रदर माना जाता है। 7 सिस्टर स्टेट्स में आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, मेघालय और त्रिपुरा। ये 7 सिस्टर स्टेट्स हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, मेघालय और त्रिपुरा। और एक उनका ब्रदर है सिक्किम। इन्हें कहा जाता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। अगर आप मैप में देखेंगे तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आपको देखने को मिलते हैं किधर, ये हमारे ग्रेट इंडिया का मैप है। इसमें ये जो पार्ट है ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, यहाँ पे ये बांग्लादेश है। सो इसमें सबसे अच्छा कोरोना का जो प्रबंधन किया वो किसने किया, संयुक्त रूप से उत्तर पूर्वी राज्यों ने किया। फिर वही है, उससे रिलेटेड कुछ एडिशनल डेटा है। महाराष्ट्र इस सूची में नीचे रहा, इस रिपोर्ट को तैयार करने का आधार क्या था। तो उसका आधार था, पहला तो था राजकोषीय घाटा और महंगाई, उसको आप कितने अच्छे से डील कर पाए। राजकोषीय घाटा मींस क्या, जो आपका फिस्कल डेफिसिट है वो ज्यादा बढ़ गया क्या। दूसरा, केंद्र सरकार की योजनाओं पर राज्यों का प्रदर्शन। ठीक है, लॉकडाउन उस टाइम पे चालू था पर केंद्र सरकार की योजनाएं सभी चालू थी। और तीसरा है महंगाई। ये इन तीन पैरामीटर्स के ऊपर जो राज्य खरे उतरे उन्हें ऊपर रैंक में रखा गया और जो खरे नहीं उतरे उन्हें नीचे रैंक में रखा गया। तो इसका आंसर है उपरोक्त दोनों। मैं आपको बता दूं महाराष्ट्र इस सूची में नीचे रहा। ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में राज्य वन्य जीव बोर्ड की बैठक में 10 नए संरक्षण रिजर्व और एक नए वन्य जीव अभयारण्य की घोषणा को मंजूरी दी है। यह नया वन्य जीव अभयारण्य महाराष्ट्र का 50वां अभयारण्य होगा। यानी अभी तक हमारे पास कितने अभयारण्य थे, 49, और अब इसको मिला के कितने हो जाएंगे, +1 यानी 50 हो जाएंगे। काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये ईवीएस का भी पार्ट होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा चंद्रपुर जिले में कन्हार गांव। चंद्रपुर जिले में कन्हार गांव ये 50वां वन्य जीव अभयारण्य महाराष्ट्र का होगा। और ये 10 हैं, इनको आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ये है संरक्षण रिजर्व। और इसके साथ ही अब हमारे महाराष्ट्र में 6 हो गए आपके नेशनल पार्क। 6 नेशनल पार्क हैं, नेशनल पार्क्स, और 50 क्या होंगे, वन्य जीव अभयारण्य। तो 6 नेशनल पार्क के बारे में भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा, इन सब के बारे में सर्च कर लेना। पहला है पेंच नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, और ये किस किस के बीच में है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों के बीच में है ये पेंच नेशनल पार्क। दूसरा ताड़ोबा नेशनल पार्क, ये भी इंपॉर्टेंट है, ताड़ोबा नेशनल पार्क। इसको भी आपको डिटेल इसका सर्च करना है क्योंकि नेशनल पार्क के ऊपर क्वेश्चन बनता है। फिर है चंदोली नेशनल पार्क। फिर चौथा है हमारे पास गुगा माल नेशनल पार्क। फिर है नावेगांव नेशनल पार्क, नावेगांव
नेशनल पार्क, और लास्ट में है हमारे पास कौन सा, संजय गांधी नेशनल पार्क। ऐसे 6 हमारे पास नेशनल पार्क हैं और 50 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। आप इन सभी को सर्च करिए, इनका डिटेल आपको पता होना चाहिए, इनके ऊपर क्वेश्चन बनता है। आगे बढ़ते हैं, उसी से रिलेटेड ये डेटा है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में राज्य वन्य जीव बोर्ड की बैठक में 10 नए संरक्षण रिजर्व और 1 नए वन्य जीव अभ्यारण्य की घोषणा की मंजूरी दी गई है। यह नया वन्य जीव अभ्यारण्य महाराष्ट्र का 50वां अभ्यारण्य होगा। इस संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ये सभी सत्य हैं। अब इन सबको हम लोग एक बार देखते हैं। इन अतिरिक्त संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क का विस्तार करने से महाराष्ट्र में अब संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क 10,807 वर्ग किलोमीटर होगा। संरक्षित यानी ये वन्य जीव अभ्यारण्य नहीं है, ये संरक्षित है। ठीक है, इसमें कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउ रहती है। वन्य जीव अभ्यारण्य उसमें कोई ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ नहीं रहती है। कन्नरगांव अभ्यारण्य 269 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है तथा बाघ और तेंदुओं के संरक्षण में एक प्रमुख भूमिका निभाने के लिए तैयार है। यानी यहाँ पे क्या, बाघ और तेंदुए इन दोनों का संरक्षण किया गया कन्हारगांव अभ्यारण्य में, जहां पे क्या 269 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट डेटा है, आपको याद रखना है। 2015 में वन्य जीव संरक्षण ट्रस्ट द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार 10 बाघ और 23 तेंदुए कन्नरगांव क्षेत्र में रहते हैं और महाराष्ट्र में 6 राष्ट्रीय उद्यान और 50 वन्य जीव अभ्यारण्य, जो मैंने आपको डिस्कशन किया। सो ये इतना है डेटा, 1, 2 और ये 3। ये कन्नरगांव अभ्यारण्य 269 और टोटल अब इतना एरिया होगा, और ये हमने देखा। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार ने शरद पवार ग्रामीण समृद्धि योजना का शुभारंभ किया है। इसके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? योजना का नाम क्या है? शरद पवार ग्रामीण समृद्धि योजना। ऑब्वियसली शरद पवार साहब ये जो वर्तमान सरकार है इसके शिल्पकार माने जाते हैं। ठीक है, इसीलिए उन्हीं के नाम पे इस योजना का नाम रखा गया। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पैदा करना और ग्राम पंचायतों में व्यक्तिगत और सार्वजनिक उपयोग के लिए स्थायी संपत्ति विकसित करना, जिससे बेरोजगारी के कारण गांव से पलायन रुक सके। आपको पता होगा कि गांव से बहुत सारी जनता पलायन करती जा रही है। ये पलायन क्यों होता है? इसका सिंपल सा कारण है, लोगों के पास रोजगार उपलब्ध नहीं होता तो वो शहरों की ओर जाते हैं। जैसे इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, मुंबई की तरफ जाते हैं लोग। मुंबई में काफी आपको पॉपुलेशन देखने को मिलती है, महाराष्ट्र से भी और बाहर की भी। तो गांव से लोग पलायन क्यों कर रहे हैं? हम ये नहीं कर सकते क्या कि गांव में उनके लिए वहीं पर रोजगार उपलब्ध कराया जाए? तो इसी के तहत रोजगार पैदा करना और ग्राम पंचायतों में व्यक्तिगत और सार्वजनिक उपयोग के लिए स्थायी संपत्ति विकसित करना। ये व्यक्तिगत और सार्वजनिक मीन्स क्या? मान लीजिए एक बना दिया, कोई बहुत बड़ा पानी का टैंक लेके आ गए, जिसको भी रिक्वायरमेंट होगी वो उसका थोड़ा सा रेंट पे करेगा और अपने पानी की रिक्वायरमेंट पूरी करेगा उससे। मवेशियों, बकरियों और मुर्गी पालन के लिए शेड का निर्माण करना, जैविक खाद के उपयोग को बढ़ावा देना, ये भी करना है। गांव में चूंकि इन सब चीजों का बहुत महत्व होता है, मवेशी, बकरी और मुर्गी, इन सब का बहुत महत्व होता है, तो इनके लिए शेड होनी चाहिए। क्योंकि कई बार देखा गया है कि कई सारी मुर्गियां मर जाती, कई बकरियों को बीमारियां लग जाती, कई मवेशियां ऐसे ही बीमारियों से मर जाती है, तो इनके लिए शेड का निर्माण करना। राज्य सरकारों द्वारा 2022 तक किसान की आय को दोगुना करने की पहल के रूप में ये एक कदम है। यानी आपको पता होगा हमारी जो केंद्र सरकार है उसने क्या रखा है, 2022 तक जितने भी किसान हैं उनकी आय को क्या किया जाए, दोगुना किया जाए। तो उसी के तहत ये कदम हमारी राज्य सरकार ने उठाया है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी सत्य है। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अत्याचार को रोकने के लिए महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने एक कानून को मंजूरी दी है। उस कानून का नाम क्या है? किसके खिलाफ? महिलाओं और बच्चों के खिलाफ। तो शक्ति अधिनियम, आजाद अधिनियम, इंकलाब अधिनियम या ज्ञान अधिनियम। तो इसका अधिनियम होगा शक्ति अधिनियम, इसका नाम रखा गया। अब इसमें खास क्या है वो देखते हैं। शक्ति अधिनियम के बारे में कौन सा तथ्य सत्य है? पहला, इसमें बलात्कार, एसिड हमले और बाल शोषण के लिए मौत की सजा का प्रावधान रखा गया है।
बीच में एक मैटर काफी उछला भी था। जब जब भी कोई बलात्कार या कोई बड़ी घटना सामने आती तो हमारे देश में काफी उबाल आता है। ऐसे ही महाराष्ट्र ने भी इसके ऊपर ध्यान दिया और बलात्कार, एसिड हमले और बाल शोषण, छोटे बच्चों का जो सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, उनके लिए मौत की सजा का प्रावधान रखा गया। दूसरा, एक और इंपॉर्टेंट चीज, महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराधों के लिए 15 कार्य दिवसों में जांच पूरी करने का प्रावधान है। मुझे लगता है ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई अपराध है और वो जघन्य अपराध है तो उसको 15 दिनों में उसकी जांच को कंप्लीट करेंगे। ऐसा नहीं कि 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, चार्जशीट ही फाइल नहीं हुई, फिर उससे जो अपराधी है वो बच निकलते हैं। और जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, पहले भी मैं बोलता रहा हूं। तो इसको 15 दिनों में कंप्लीट किया जाएगा। पहले ये 6 मंथ था। अगर कोई जघन्य अपराध है तो उसको 6 मंथ में कंप्लीट किया जाए, बट अब इसको कितना किया गया, सिर्फ 15 दिन में। एसिड अटैक पीड़ित को 10 लाख रुपए प्लास्टिक सर्जरी और चेहरे के पुनर्निर्माण के लिए सहायता के रूप में दोषी द्वारा प्रदान किया जाएगा। एसिड अटैक जो होता है वो चेहरे पे होता है और काफी दुर्भाग्यपूर्ण होता है। कई ऐसे लोग होते हैं जो महिलाओं पे एसिड अटैक करते हैं, तो उसका जो चेहरा होता है वो काफी डैमेज हो जाता है। देखा होगा आपने, अनफॉर्चुनेटली मुझे देखने का अवसर मिला है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो उसमें उनका चेहरा एकदम से पूरा जला हुआ सा बेकार हो जाता है। तो उसके लिए पैसा चाहिए ताकि प्लास्टिक सर्जरी की जा सके, चेहरे का पुनर्निर्माण किया जा सके। तो ये पैसा कौन देगा, वो ही दोषी देगा जिसने ये काम किया। कितना, 10 लाख रुपए। यानी काफी स्ट्रांग है ये जो अधिनियम है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी सत्य है। भारतीय रिजर्व बैंक ने डैश का लाइसेंस रद्द कर दिया है। डोंबिवली नगरीय सहकारी बैंक या द कराड़ जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, उपरोक्त दोनों सत्य हैं या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा द कराड़ जनता सहकारी बैंक लिमिटेड। ये बार बार देखने में आ रहा है। मैं बहुत सारे केसेस ऐसे देख चुका हूं कि जो भी लोकल बैंक होती है, जो सहकारी कोऑपरेटिव बैंक होती है, उनमें कई बार ऐसे फ्रॉड निकल के आते हैं। जैसे पीएमसी बैंक का आपने सुना होगा, पीएमसी बैंक का फ्रॉड आया, और भी 1-2-3 बैंक का मैं पहले भी बता चुका हूं। नेशनलाइज बैंक में ये कम होता है। ठीक, तो इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि इनका जो इनके ऊपर निगरानी होती है वो अच्छे से हो नहीं पाती। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हाथ में फिर यही बचता है कि उनका लाइसेंस रद्द किया जाए। तो किसका लेटेस्ट किसका किया? द कराड़ जनता सहकारी बैंक लिमिटेड का। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में डैश का बैंकिंग लाइसेंस भारतीय रिजर्व बैंक ने रद्द कर दिया है। और ये एक और बैंक है, हमने पिछली देखी द कराड़, इसके बाद में ये है सुभद्रा लोकल एरिया बैंक, इसका भी बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया। सुभद्रा लोकल एरिया बैंक। और क्यों किया गया वो भी मैं थोड़े से कारण बता देता हूं। जनरली 2 ही चीजें होती है जब भी सरकार या आरबीआई करती है। वैसे तो आरबीआई इनका बैंकिंग लाइसेंस रद्द करती है। मीन्स ये क्या नहीं कर सकते? पहला तो डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते, इसके अलावा किसी को लोन नहीं दे सकते। इसके ऊपर तुरंत प्रतिबंध लगा देती है सरकार। और बैंक का क्या है, बिजनेस सिर्फ इतना ही तो है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और लोन देना। एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग द लोन, वही उनका बिजनेस है। जैसे 8% में किसी से 100 रुपए अपने पास डिपॉजिट कराए, उसको 10% में किसी और को दे दिया 100 रुपीज, तो आपको बीच में 2% मिल गए। यही बैंक का बिजनेस होता है और यही आरबीआई तुरंत बंद करा देती है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में सुभद्रा लोकल एरिया बैंक का बैंकिंग लाइसेंस भारतीय रिजर्व बैंक ने रद्द कर दिया है। इसके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? तो पहले तो आप देख लीजिए कि उपरोक्त दोनों सत्य हैं। पहला, आरबीआई ने बैंक की गतिविधियों के कारण लाइसेंस रद्द कर दिया है जिसमें जमाकर्ताओं के हितों की अनदेखी की गई। जमाकर्ताओं के हितों की अनदेखी, इससे मेरा मतलब क्या है? इससे मेरा मतलब यह है, जैसे अगर 100 रुपए आपके पास डिपॉजिट आया, कोई बैंक है आप, और आपके पास 100 रुपीज डिपॉजिट आता है, तो आप पूरा 100 का 100 उसको किसी को लैंड नहीं कर सकते। नहीं, ये संभव नहीं। अगर आपने किसी को 100 का 100 मान लीजिए उधार दे दिया, 8% मान लीजिए आप पे कर रहे हैं और किसी को आपने 12% पे दे दिया, तो ये तो ठीक है कि आपको 4 रुपीज बीच में मिल गया, बट आप ऐसा पूरा नहीं कर सकते। क्यों? उसका कारण ये है कि अगर मान लीजिए इस बंदे ने 1 साल के लिए डिपॉजिट किया था और वो 6 महीने पहले ही आता है और आपसे बोलता है कि 100 रुपीज मेरा रिटर्न कीजिए, क्योंकि इसके ऊपर उसका राइट है, ये उसका पैसा है, वो 6 महीने रखे या 5 दिन रखे, उस केस में आप क्या करेंगे? तो इसके लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं।
जो बैंक को मेंटेन करने होते हैं, जैसे आपने देखा होगा SLR, ये होता है एक तो स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो, CRR भी होता है कैश रिजर्व रेशियो, यानी इतना आपको अपने पास रखना है बैंक को ताकि इमरजेंसी फंड हो। ऐसा ना हो कि जो बंदा पैसा लेने आया और आपके पास देने के लिए नहीं, तो बैंक फेल हो गया। तो इस बैंक ने क्या किया, सुभद्रा लोकल एरिया बैंक ने, कि इसने जरूरी जो पैरामीटर्स थे वो मेंटेन नहीं किए थे, इसीलिए आरबीआई ने इसको रद्द कर दिया। इनके पास पैसा भी नहीं बचा, बैंक ने न्यूनतम निधि नहीं मेंटेन की थी, यानी इसका आंसर दोनों ही सत्य है। महाराष्ट्र सरकार ने अपनी तरह के कॉर्नेल विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, इसके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? तो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कॉर्नेल विश्वविद्यालय कहां पे है, ये यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और इसका आंसर होगा उपरोक्त तो दोनों सत्य हैं। हस्ताक्षर किसके साथ? कॉर्नेल विश्वविद्यालय के साथ। कहां का है ये? यूएसए का। इसके बारे में दोनों तथ्य देख लेते हैं। नवी मुंबई में विश्व स्तरीय इंक्यूबेशन केंद्र स्थापित किया जाएगा। इंक्यूबेशन केंद्र कहां पे? नवी मुंबई में। इंक्यूबेशन केंद्र के बारे में मैं काफी डिटेल में पिछले मंथ के करंट अफेयर में बता चुका हूं, तो मैं और नहीं बताऊंगा। यह कॉर्नेल विश्वविद्यालय का अमेरिका के बाहर पहला इंक्यूबेशन केंद्र होगा, यूएसए के बाहर, उसने कहीं और नहीं लगाया, भारत में ही पहला लगाया। तो इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त दोनों सत्य है। किसके साथ? कॉर्नेल विश्वविद्यालय के साथ। दो समझौते, ये समझौते हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम ने मैग्नेटिक महाराष्ट्र योजना के तहत 25 भारतीय कंपनियों के साथ 61,042 करोड़ रुपए के MOU मीन्स क्या होता है? MOU मीन्स मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, MOU कोई बाउंड नहीं होता, ध्यान रखना। MOU को ब्रेक किया जा सकता है, कोई अगर करार हो जाए तो बात अलग है। MOU का मतलब क्या? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी हमारे बीच में एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग है कि हम ऐसा करेंगे, ये हमारी योजना है, बॉन्ड नहीं होता। ठीक, तो इसके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? किसने? MIDC काफी फेमस है, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। अब ये मैग्नेटिक महाराष्ट्र योजना के बारे में मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूं। इसके दो एस्पेक्ट हैं, एक तो है एग्रीकल्चर को हमें क्या करना है? अपडेट करना है, किसानों की मदद करना है, और दूसरा इंडस्ट्रीज। इन दोनों चीजों के ऊपर सरकार हमारी काफी स्ट्रेस दे रही है, महाराष्ट्र की सरकार, कि इन दो क्षेत्रों में उन्नति की जाए, इनकी मदद की जाए, किसानों की और इंडस्ट्रीज की भी। तो इसी के तहत MOU साइन किया 61,042 करोड़ रुपए का। इसके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? तो पहली बात तो ये सभी सत्य है। अब कुछ अच्छा डेटा हमें देखने को मिलेगा। MOU के अनुसार 15 क्षेत्रों में महाराष्ट्र में 2.53 लाख नौकरियां सृजित की जाएंगी। सीधी सी बात है, अगर इन्वेस्टमेंट आता है, और ये जो करार किया है ये इन्वेस्टमेंट का है, कि वो कंपनियों ने कहा है कि हम इतना इतना पैसा आपके यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, इंडस्ट्रीज में लगाएंगे। तो जब भी इंडस्ट्रीज के थ्रू पैसा आएगा तो डेफिनेटली स्थानीय लोगों को क्या मिलेंगी? नौकरियां मिलेंगी, सीधी सी बात है। और इस कोरोना काल में वो काफी इंपॉर्टेंस रखता है। MOU के अनुसार 2.53 लाख इतनी नौकरियां सृजित की जाएंगी। इस समझौते के तहत सूचना प्रौद्योगिकी, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा जैसे कई क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। सारी चीजें होंगी इसमें इंडस्ट्री की। सूचना प्रौद्योगिकी मीन्स IT, फार्मास्यूटिकल्स मीन्स मेडिसिन, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कंपनियां अपना अपना पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगी। नेक्स्ट, अप्रैल 2000 से 2020 के दौरान महाराष्ट्र ने भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI के लगभग 30% हिस्से को आकर्षित किया। अब ये ध्यान से सुनिए, मैंने पहले भी बताया है पिछले जो करंट अफेयर हुए उनमें, कि महाराष्ट्र जो है वो जितनी भी FDI मीन्स क्या? जो लोग बाहर से पैसा इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो कहीं भी कर सकते हैं। तमिलनाडु में कर दें, केरल में कर दें, मध्य प्रदेश में कर दें, गुजरात में कर दें, महाराष्ट्र में कर दें। तो जितनी भी कंपनियां हैं उसमें ये देखा गया कि जो महाराष्ट्र है वो एक सबसे अच्छा अट्रैक्टिव प्लेस है इन्वेस्टमेंट के लिए, सबसे अच्छा प्लेस उस इंडेक्स में दिखाया गया।
एफडीआई के लिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, वहां पे ज्यादा बिना वजह रूल्स नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफिसर्स परेशान नहीं करना चाहिए, रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल होना चाहिए। ये सारी चीजें अगर है तो एफडीआई वहां पे इजीली अट्रैक्ट होती है। तो देखिए कितने आश्चर्य की बात है कि 2000 से 2020 के दौरान महाराष्ट्र ने भारत का कुल कितना 30% एफडीआई अट्रैक्ट किया अकेले महाराष्ट्र ने। काफी अच्छी बात है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी सत्य है। एमआईडीसी ने ये साइन किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैश्विक उच्च शिक्षा थिंक टैंक और क्वाक्वालेरी साइमंड्स ने क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की है। एशिया का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर रहा एशिया का सबसे अच्छा विश्वविद्यालय। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अच्छा किस बेसिस पे बताना है। तो अच्छा, पहली बात तो वहां फैकल्टी अच्छी होनी चाहिए, दूसरा एक्सपेरिमेंट करने के लिए वहां पे लैब होनी चाहिए, अच्छी अच्छी सुविधाएं होनी चाहिए, स्टूडेंट्स के लिए अच्छा एटमॉस्फेयर होना चाहिए, तो वो विश्वविद्यालय अच्छा माना जाएगा। तो उसमें सबसे टॉप में सबसे अच्छा विश्वविद्यालय कौन सा रहा? नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर रहा। इसमें आईआईटी बॉम्बे को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है, 37th प्लेस पे हमारा आईआईटी बॉम्बे रहा एशिया के जो इंस्टीट्यूट है उनमें। ये रिपोर्ट किसने दी, ये इंडेक्स किसने जारी किया? वैश्विक उच्च शिक्षा थिंक टैंक और क्वाक्वालेरी साइमंड्स, क्यूएस शॉर्ट में बोले तो, इन्होंने ये जारी किया। नेक्स्ट बात करते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे ने अर्बन क्वालिटी ऑफ लाइफ सूचकांक 2020 जारी किया। इस सूचकांक में पहले स्थान पर कौन रहा? अब ये अर्बन क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये होता क्या? ये ऐसा होता है कि डिफरेंट डिफरेंट जो शहर हैं उसमें रहने के लिए आपको कैसी सुविधाएं मिल रही हैं, कितना महंगा है, इसके अलावा वहां पे जो कानून व्यवस्था है वो कैसी है, ये सारी चीजें देखने के बाद एक इंडेक्स बनाया। किसने? आईआईटी बॉम्बे ने। उसका नाम क्या? अर्बन क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी लाइफ की क्वालिटी कैसे है। और उस इंडेक्स में आपको बताना है कि पहले स्थान पर कौन रहा। तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज है। पहले स्थान पर रहने वाला शहर कौन सा है? मुंबई। यहाँ पे आपको सस्ता रहने के लिए भी मिल जाएगा, सस्ता खाने के लिए भी मिल जाएगा, अगर आपको हाई लेवल चीजें चाहिए तो वो भी मिलेंगी, सारी चीजें यहाँ एक्सेप्टेबल। और सबसे खराब जिसने प्रदर्शन किया वो रहा पटना, जो बिहार की राजधानी, उसको इस इंडेक्स में सबसे नीचे दर्जे पर रखा गया। और इसके 4 उन्होंने पिलर्स माने थे। ये जो इंडेक्स उन्होंने जारी किया उसके 4 पिलर्स कौन कौन से हैं? अनएम्प्लॉयमेंट लेवल फॉर वुमेन, महिलाएं कितने पैमाने पे अनएम्प्लॉयड हैं, इसको देखा गया। और आपने देखा होगा मुंबई में तो महिलाएं काफी वर्किंग है, काम बहुत आसानी से मिल भी जाता है, कुछ ना मिले तो कॉल सेंटर में तो जॉब मिल ही जाती है, तो ये एक प्लस पॉइंट है। दूसरा, क्राइम रेट अगेंस्ट वुमेन के अगेंस्ट यहाँ पे क्राइम रेट भी मेरी नजर में तो बहुत कम है। आपने देखा होगा रात के 12 बजे 2 बजे भी महिलाएं लोकल ट्रेन से यात्रा करती रहती हैं, फिर भी सेफ और सुरक्षित। लिटरेसी रेट, ऑब्वियसली यहाँ पे लिटरेसी रेट भी बहुत अच्छा है, बट ये सभी जगह कंसीडर किया गया। लिटरेसी गैप बिटवीन मेन एंड वुमेन। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या भला है, तो देखिए बहुत आसान है। मान लीजिए मेन है 100 लोग हैं और 100 ही विमेन है, और ऐसा हुआ कि 90 जो मेन है वो पढ़े लिखे हैं और सिर्फ 70 विमेन पढ़ी लिखी है, क्योंकि फीमेल जो पढ़ी लिखी वो कम है भाई, ये हमें आज भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। भारत में फीमेल जो पढ़ी लिखी है वो कम है, तो इसके बीच में गैप कितने का? 20 का। और मान लीजिए आप पटना में देखेंगे तो पटना में यही गैप क्या मिलेगा? मान लीजिए 90 मेन पढ़े हुए हैं, 90 तो होंगे नहीं, 80 मान लीजिए मेन पढ़े हुए हैं, और फीमेल कितनी है? सिर्फ 40% या 50% है, तो गैप कितने का हुआ? 30 का। तो ये बहुत बड़ा गैप है मेल और फीमेल के एजुकेशन में, जो कि इक्वलिटी का जो प्रिंसिपल है उसके अगेंस्ट है। तो इन चारों चीजों पे हमने क्या निकाला? क्वालिटी लाइफ का इंडेक्स निकाला। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर यूपीएससी में भी क्वेश्चन आते रहते हैं, हमारे महाराष्ट्र पीएससी में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आए हैं। IUCN की नई रिपोर्ट IUCN वर्ल्ड विरासत आउटलुक 3 के अनुसार
भारत का कौन सा क्षेत्र जनसंख्या के दबाव, शहरीकरण और जलवायु खतरों का सामना कर रहा है? काफी इंपॉर्टेंट है ये। IUCN आपको पता होना चाहिए, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी जो नेचर से रिलेटेड कंजर्वेशन है, जैसे कोई स्पीसीज है, कोई पेड़ की, उसको देखना, कोई जानवर है, मान लीजिए वो रेड लिस्ट में आ गया, इसका मतलब उसकी क्वालिटी खत्म, उसकी जो संख्या है वो खत्म होने वाली है, ये इसका मतलब माना जाता है। येलो लिस्ट में आ जाता है, बहुत सारी लिस्ट है इसकी। तो इसने ये बताया कि भारत में जनसंख्या के दबाव के कारण, शहरीकरण, जलवायु, इन सब के कारण वो कौन सा क्षेत्र है जो कि खतरे में। तो इसका आंसर है हमारा पश्चिमी घाट, जिसका नाम क्या है, सभी को पता होगा, सह्याद्री। ये है हमारा महान भारत, और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ये क्या है, वेस्टर्न घाट, और ये वाला जो है ये क्या है, ईस्टर्न घाट। ठीक है, इसका एक और नाम है वेस्टर्न घाट का, ये क्या है, सह्याद्री, सह्याद्री। ठीक, और इसमें इसके भी दो पार्ट हैं, ये है उत्तरी सह्याद्री ऊपर वाला, नीचे वाला दक्षिणी सह्याद्री। ठीक है, तो इसमें खतरा है, किसके लिए खतरा है, जो जंगली जानवर है, जो जलवायु है वहां की, जो पेड़ पौधे, उन्हें खतरा है, क्योंकि जनसंख्या का दबाव बढ़ता जा रहा है, लोग उनको अतिक्रमण करते जा रहे हैं रहने के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर होगा पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भारत में स्टेट्स ऑफ लेपर्ड्स, लेपर्ड्स मीन्स क्या, चीता, सॉरी तेंदुआ, लेपर्ड मीन्स क्या होता है, तेंदुआ। तेंदुआ आपने देखा होगा, चीता तो हमारे यहाँ से एलिमिनेट हो चुका है, खत्म हो चुका है। 1951-52 में लास्ट टाइम देखा गया था चीता को, उसके बाद चीता हमारे यहाँ पे नहीं देखा गया, उसको खत्म मान लिया गया। इसके अनुसार इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में तेंदुए की आबादी में 60% की वृद्धि दर्ज की गई। इसके अनुसार सर्वाधिक वृद्धि मध्य प्रदेश में दर्ज की गई। मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश में बहुत जंगल है, जंगल है वहां पे। ठीक है, बहुत सारे टाइगर रिजर्व हैं, बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं, सबसे ज्यादा नेशनल पार्क आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा, और जंगल भी वहां पे सबसे ज्यादा मिलेगा। इसमें महाराष्ट्र कौन से स्थान पर है, तो इसका आंसर है महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर है। हमारे यहाँ भी तेंदुए की जो जनसंख्या है वो बड़ी है, तेंदुए की जनसंख्या हमारे यहाँ पे भी बड़ी है, पर वो क्या बड़ी है, कम बड़ी है एज कंपेयर टू मध्य प्रदेश। बट देखिए कितने 60%, भारत में टोटल कितनी बढ़ गई, 60%, क्योंकि सरकार ने उसके लिए बहुत कदम उठाए। जब हमने ये देखा कि तेंदुए, बाघ, हाथी, इन सब की जनसंख्या कम होती जा रही, तो सरकार ने इनके ऊपर काफी ध्यान दिया, टाइगर प्रोजेक्ट लेके आए, प्रोजेक्ट टाइगर, और बहुत सारे प्रोजेक्ट लेके आए। तो महाराष्ट्र इसमें तीसरे स्थान पर है। और इसी रिपोर्ट के बारे में बात की गई है, उसको देख लेते हैं। पहली बात तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी सत्य है। भारत में 2014 में 7,910 तेंदुए दर्ज किए गए थे, 7,910 तेंदुए। भारत में को 4 क्षेत्रों में विभाजित किया गया, यानी तेंदुए के हिसाब से अगर देखा जाए तो 4 क्षेत्रों में विभाजित किया गया। कौन कौन से, शिवालिक हिल्स और गंगा के मैदान, लैंडस्केप। अगर मैं बना दूं इसको, ये है हमारा महान भारत, इसी में एक बार हो चुका है महाभारत, ये है भारत, ये है इधर श्रीलंका। इसमें अगर आप देखेंगे तो शिवालिक हिल्स हिमालय का हिस्सा है, शिवालिक रेंजेस, और गंगा के मैदान, यानी यहाँ वाला पार्ट ये है गंगा के मैदान, और शिवालिक रेंजेस भी आपको यहीं पे देखने को मिलेगी। कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उन सब में आपको शिवालिक रेंजेस देखने को मिलती। तो एक ये, और दूसरा मध्य भारतीय लैंडस्केप और पूर्वी घाट, यानी ये है हमारा पूर्वी घाट, ये रहा पूर्वी घाट, और ये मध्य भारत। ठीक है, मध्य भारतीय लैंडस्केप। तीसरा पश्चिमी घाट और लैंडस्केप, ये पश्चिमी घाट है इसका, ये लैंडस्केप। और एक लास्ट में कौन सा, नॉर्थ ईस्ट हिल्स एंड ब्रह्मपुत्र लैंडस्केप, ये नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स है यहाँ पे। तो आप सोच रहे होंगे कि इन सब का क्या, वो सब भी इसमें ही इंक्लूडेड है, बट इतना जंगल वहां पे देखने को नहीं मिलता। जैसे इधर पंजाब वगैरह है, पंजाब में इतना जंगल नहीं देखने को मिलता है, राजस्थान में भी कम ही देखने को मिलता है, ये 4 जगह ज्यादा है। तो इधर भी वैसे यहाँ पे भी सब जगह, बट इन्हीं में उनको इंक्लूड किया गया। तो देखिए 4
क्षेत्र हैं। इनके नाम अगर आप याद रख पाए तो अच्छी बात है। वन अधिकारियों और टीमों द्वारा सैटेलाइट इमेजिंग, कैमरा ट्रैप और फील्ड वर्क का उपयोग करके अध्ययन किया गया। सीधी सी बात है, ये सब अगर हमें गिनती करना है तो किससे करेंगे? सैटेलाइट इमेज से। कैमरा देख लगाया और देखा कि वहां पे कोई तेंदुआ ट्रैप हुआ क्या, यानी कैमरे में कैद हुआ का, ट्रैप नहीं करना। फील्ड वर्क ये भी किया है और इसका आंसर होगा उपरोक्त तो सभी सत्य हैं। ये 4 प्लेसेस आपको याद रखना है, एक तो ईस्टर्न घाट, एक वेस्टर्न घाट, एक नॉर्थ ईस्ट और एक कौन सा? हिमालय वाला पार्ट। ये 4 पार्ट्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं, डैश महाराष्ट्र प्राइमरी स्कूल टीचर ने $1 मिलियन यानी 1 मिलियन, मिलियन कितना होता है? एक के बाजू में अगर आप 6 जीरो लगा दें तो क्या होगा? वो होता है 1 मिलियन। और एक के बाजू में अगर आप 9 जीरो लगा दें तो वो होता है 1 बिलियन। 6 जीरो यानी मिलियन, 9 जीरो यानी बिलियन। 1 मिलियन ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 जीता है, जिसमें 1 मिलियन उन्हें रुपए मिलेंगे। तो वो कौन है? काफी इंपॉर्टेंट है ये, और वो महाराष्ट्र के प्राइमरी टीचर हैं। उन्होंने ऐसा क्या किया? तो उन्होंने महिलाओं की यानी बालिकाओं की, छोटी बालिकाओं की जो शिक्षण है उसके लिए कुछ अच्छे काम किए। उन्हें पढ़ाने में कुछ इंपॉर्टेंस दी है। उनके पेरेंट्स से जाके बात की कि भाई आप बच्चियों को स्कूल भेजिए, ये अच्छी बात नहीं है, आप घर पे रख रहे हैं। और जब वो स्कूल में आई तो उन्हें यहाँ पे भी अच्छा माहौल उपलब्ध कराया गया ताकि उनका और इंटरेस्ट आया। इन सभी वजह से उन्हें क्या मिला है? ग्लोबल टीचर प्राइज 2020। तो वो हैं श्रीमान रंजीत सिंह जी देसले, उन्हें ये अवार्ड मिला है, रंजीत सिंह जी देसले। और आगे बढ़ते हैं, रंजीत सिंह देसले के बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन है। रंजीत सिंह देसले महाराष्ट्र प्राइमरी स्कूल टीचर ने $1 मिलियन ग्लोबल टीचर प्राइज जीता है। इसके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वो कौन से स्कूल में पढ़ाते हैं। तो ये है रंजीत सिंह देसले, महाराष्ट्र में सोलापुर जिले के जिला परिषद प्राथमिक विद्यालय परतापुर के शिक्षक हैं। काफी इंपॉर्टेंट है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट? सोलापुर डिस्ट्रिक्ट। उसका जिला परिषद का प्राथमिक स्कूल है, स्कूल का नाम क्या है? परतापुर स्कूल के वो क्या है? शिक्षक हैं। दूसरा, ये इस अवार्ड की स्थापना वार्के संस्था जो हमारे महाराष्ट्र की ही है और यूनेस्को ने की, दोनों ने मिलकर इसकी स्थापना की। यह अवार्ड श्री देसले को उनके बालिकाओं के शिक्षण में योगदान के लिए दिया गया। जैसे मैंने आपको बताया कि छोटी बच्चियों को स्कूल के लिए उन्होंने प्रेरित किया, अगर वो वहां पे पहुंची तो उन्हें एनकरेज किया, पेरेंट्स को समझाया, और उसके लिए काफी एफर्ट लगता है। इतना जितना इजीली बोलते हैं हम उतना इजी है नहीं, डिफिकल्ट होता है। इसके अलावा देसले जी ने एक और काम भी किया है जो कि कोई बहुत ही अच्छा आदमी कर सकता है। वो ये काम उन्होंने किया कि उन्हें जो अवार्ड मिला 1 मिलियन का, उन्होंने कहा ठीक है, मुझे नहीं चाहिए 1 मिलियन, कितने चाहिए मुझे? आधा मिलियन आप मुझे दे दीजिए। और जो आधा मिलियन पैसा बचा है, और वो डॉलर में यानी काफी बड़ा अमाउंट बनता है। देखिए अगर आप इसको रुपये में कन्वर्ट करें तो यहाँ पे ये मैं लिखता हूँ 3 4 5 6 0, इतना हुआ 1 मिलियन। इसमें मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं? मान लीजिए 90 रुपीज के बराबर है 1 रुपये, तो ये इधर आया तो 9। अब इसके बाजू में कितना जीरो लग जाएंगे? 3 ये और 3 ये, यानी 7 और 1 ये, 7 जीरो। 1 2 3 4 5 6 7। तो अमाउंट कितना बनता है? ये बनता है, ये 1000, ये 10 लाख और ये करोड़, 9 करोड़ रुपए बनता है। उन्होंने ये 9 करोड़ रुपए नहीं लिए, उन्होंने कहा मुझे सिर्फ कितने दे दीजिए? 4.5 करोड़ दे दीजिए। और बाकी के जो 4.5 करोड़ बचे, जो 10 रनर अप रहे, 10 और इनके साथ लिस्ट में थे जो रनर अप रहे, आप उनमें डिवाइड कर दीजिए। प्रत्येक को कितना? $55,000 आप दे दीजिए। यानी व्यक्ति बहुत ही नेक दिल इंसान रहा होगा, नहीं तो 9 करोड़ रुपए कौन लेना पसंद नहीं करेगा। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी सत्य हैं। स्वदेशी हॉवित्जर ATAGS का विकास DRDO द्वारा डैश महाराष्ट्र में किया गया। अब ये ATAGS क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे। पहले तो आप ये समझ लीजिए, इसका आंसर है अहमदनगर। अहमदनगर में इसका ट्रायल किया गया और DRDO ने इसको विकसित किया। अब ये है क्या, समझिए। ATAGS का फुल फॉर्म क्या है? एडवांस्ड टॉव आर्टिलरी गन सिस्टम। और इसकी रेंज कितनी है? इसकी रेंज है 50 किलोमीटर। यानी जो पुरानी हमारे पास गन सिस्टम्स थी उन्हें हमें रिप्लेस करना है और उसकी जगह पे नई लेके आना है। तो नई कौन सी लेके आना है? ATAGS ये लेके आना है। इसकी रेंज कितनी? 50 किलोमीटर, यानी काफी बड़ी रेंज है। फिर आप सोच रहे होंगे अच्छा ये तो बहुत हो गई,
अब इससे और ज्यादा की जरूरत है क्या? भाई देखिए, जब भारत और पाकिस्तान या चाइना के बीच में युद्ध होते हैं तो बहुत बहुत दूर से लोग एक दूसरे के ऊपर हमले करते हैं। और आप ये छोड़िए, मिसाइल्स तो 8,000 10,000 किलोमीटर तक की है हमारे पास। जैसे अग्नि 5 की जो रेंज है वो करीब 5,000 किलोमीटर तक बताई जाती है। ठीक है, और भी बनने वाली है, उसकी 12,000 किलोमीटर तक बताई जाती है। उसका नाम आई थिंक सूर्य मिसाइल है, जो आने वाली कुछ दिनों में। तो इसके संबंध में ATAGS परियोजना को DRDO द्वारा 2013 में नवीनतम 155 मिलीमीटर तोपखाने बंदूक के साथ भारतीय सेना में पुरानी बंदूकों को बदलने के लिए शुरू किया। यानी जो पुरानी हमारे पास बंदूकें पड़ी हुई है, इस तरीके का जो तोपखाना पड़ा हुआ है, इसे चेंज किया जाए। किससे? हावित्जर ATAGS, इससे रिप्लेस किया जाए। ये स्वदेशी। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी सत्य है। और एक और बात बता दूं मैं, इसको हमने नेगेटिव लिस्ट में रख के रखा, इंपोर्ट की नेगेटिव लिस्ट, और इसको मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया, मेक इन इंडिया। अब ये नेगेटिव लिस्ट में क्यों रखा है और ये नेगेटिव लिस्ट होती क्या है? तो देखिए, जब भी आप कुछ चीजें इंपोर्ट करते हैं तो उसकी लिस्ट बनती है कि आप ये सामान हमें इंपोर्ट कर सकते हैं, और एक नेगेटिव लिस्ट होती है कि आप ये सामान इंपोर्ट नहीं कर सकते। यस, तो उसमें ये एक नेगेटिव लिस्ट में है कि आप ये इंपोर्ट नहीं कर सकते। डिफेंस इक्विपमेंट है बट आप इसको इंपोर्ट नहीं कर सकते, इसको देश में ही आपको बनाना होगा। जैसे आपने सुना होगा MFN, मोस्ट फेवर्ड नेशन। अब ये MFN क्या होता है समझना। मोस्ट फेवर्ड नेशन मतलब होता है कि इसकी दो लिस्ट बनेगी। अगर आप इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, कोई भी चीज एक्सपोर्ट में भी ऐसी ही लिस्ट बनती है। तो जब MFN का दर्जा नहीं होता किसी भी देश को, तो ये लिस्ट होती है कि हाँ, आप ये सामान क्या कर सकते हो, इनको एक्सपोर्ट कर सकते हो। और जब MFN का दर्जा दे दिया जाता है तो एक नेगेटिव लिस्ट बन जाती है कि आप ये सामान छोड़ के बाकी सारी चीजें इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक, ऐसा ही ये भी नेगेटिव लिस्ट में है, ये इंपोर्ट के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं, वयोवृद्ध मराठी अभिनेता रवि पटवर्धन का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इस संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? तो देख लीजिए, और इनके बारे में थोड़ा सा आप सर्च कर लीजिएगा, रवि पटवर्धन साहब के बारे में। कला के लिए 2001 में पद्म श्री पुरस्कार और 1995 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इन्हें प्राप्त हो चुका है। दूसरा, रविंद्र भारती विश्वविद्यालय द्वारा उनको डिलीट DLET मीन्स क्या, डिलीट की उपाधि भी प्रदान की गई है। किसके लिए? ये इसके लिए की गई है क्योंकि इन्होंने गुजरात में जो मंदिर हैं, उन मध्यकालीन मंदिरों के ऊपर रिसर्च की। किसने? श्री रवि पटवर्धन साहब ने। ये अभिनेता तो थे ही, ये एक रिसर्चर भी थे, इसलिए इन्हें डिलीट की उपाधि किसने दी? रविंद्र भारती विश्वविद्यालय ने। ये रविंद्र नहीं, रविंद्र है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त दोनों ही सत्य हैं। और देख लीजिए, डैश द्वारा लिखित पुस्तक अयोध्या का विमोचन, अयोध्या पुस्तक का नाम क्या है? अयोध्या का विमोचन महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया है। अब ये पुस्तक इंपॉर्टेंट है, और इसका विमोचन किसने किया? पूर्व CM ने किया, देवेंद्र फडणवीस ने। तो इसका आंसर है माधव भंडारी साहब ने बुक लिखी अयोध्या के बारे में। अयोध्या के बारे में क्या लिखी है? रामलीला नहीं लिखी, इसमें यह लिखा गया कि किस तरह से अयोध्या में प्रोटेस्ट हुए, फिर जो विवादित ढांचा था उसको गिरा दिया गया, फिर उसकी जगह पे नया राम मंदिर बनने के लिए क्या क्या, कौन कौन से कोर्ट में क्या क्या हुआ, उसके बाद में फाइनली फिर मंदिर बन रहा है। ये सारा वर्णन इस पुस्तक में है। पुस्तक के लेखक कौन है? माधव भंडारी। जब भी ऐसी कोई पुस्तकें आती हैं तो इंपॉर्टेंट हो जाती है वो। और ये आश्चर्य की बात है कि कौन सी भाषा में है? मराठी भाषा में, ध्यान रखना। इसलिए ये परीक्षा में आने की इसकी संभावना बनती है। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर